अब अब्बा जी और अम्मी जी की, सुन रहे सब लोग तो वजह से, अब्बा जी और अम्मी जी की जगह खाली होगी और उस खाली जगह में एक और अब्बा जी और अम्मी जी आ जाए। और मैं एक लड़का था किसी जमाने में, मुझे पता है कि जब अब्बा अम्मी से रिलेशनशिप किसी का ना हो तो जो दूसरा अब्बा जिंदगी में आता है वो क्लास का एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है, या वो 2 साल फेल हुआ लड़का होता है जो साथ मिला होता है। जिस अब्बा ने मुंह पे थप्पड़ मारा था सिगरेट पीने पर, वो इतना अच्छा अब्बा होता है कि वो ना सिर्फ थप्पड़ नहीं मारता बल्कि सिगरेट खा के भी पीता है। तो बताइए कौन सा अब्बा ज्यादा अजीज होगा? वही इंशाल्लाह ड्रग्स पे लगाएगा उसको, वही उसको गलत कामों में लगाएगा और वो अब्बा हो सकता है उसको अच्छा अब्बा मिल जाए, ये भी हो सकता है। और वो अच्छा अब्बा एक्चुअली टीचर हो सकता है। वो तमाम बच्चे जो घरों से निकल के स्कूलों में आ रहे हैं, अगर आप में से कुछ टीचर है तो प्लीज आप याद रखिए कि आपके पास सेकंड अम्मी और सेकंड अब्बा बनने का चांस है। और उस लड़के को या उस लड़की को गलत अब्बा अम्मी के हाथ में डालने के बजाय आप अपनी गोद में ले लीजिए ताकि उस कमी को पूरा कर सके। और अगली बात सुनिए गौर से, ये एक इंडिया की स्टडी हुई है और ये बिल्कुल कंफर्म है कि लड़के की तो जिंदगी में ये होता है, अगर उसके घर वालों ने उसके साथ मार खाई, ये वो सब कुछ किया हो, जो लड़की है मेरे एक्चुअली मतलब इस बात पर रोंगटे खड़े होते हैं और मैं एक बेटी का बाप हूं, मुझे पता है इस बात का। लड़की की अगर जिंदगी से ये इतबार पेरेंट्स का निकल जाए तो लड़की, और उसको आपने मोबाइल पे लेके दिया होता है, उसकी जिंदगी में 8 साल 9 साल की उम्र की बच्ची की जिंदगी में एक मर्द बड़ी उम्र का आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा आ जाएगा, आ चुका है। जो अपने बाप को सही इंसान नहीं समझती, जिसकी मां से उसको हर वक्त डर है कि मुझे उससे मजाक में डाला हुआ है हर वक्त, और जिसका वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है। तो ये स्टडी मौजूद है इंडिया की कि जो मेल है उसकी जिंदगी में इस तरह की बड़ी उम्र का आ जाएगा, और लड़की की उम्र और बड़ी उम्र के मर्द, उनकी जो साइकोसेक्सुअल बदतमीजी और जो तरबियत हमारे माशरे में है उससे हम सारे लोग, हम सब जानते हैं कि 60 साल की मेरी उम्र का बंदा भी तरबियत ना तरबियत याफ्ता अगर होगा तो 13 साल की लड़की जो उसकी पोती की उम्र होगी उसको भी टीनी आंख से देख रहा होगा कि इसके गाल मोटे हैं, इसके बाल लंबे हैं। मर्द की तरबियत का हमारे यहाँ ये हाल, इतनी खौफनाक बात है कि अगर हमने पेरेंट्स को, हमें पता भी नहीं होता और हम बड़े समझ होते हमारे बच्चे को बुरा, लेकिन हमारे बच्चे को तो आखिर में बस बात खत्म करने से पहले, अगर ये नौबत आ गई कि वो तीर चल चुका है और बच्चे बड़ी उम्र के हो गए, अब मेहरबानी करके उनकी तरबियत का ख्याल कीजिएगा। अब इस बात पे परेशान ना हो कि वो सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, आप इस बात पर ना परेशान हो कि वो पढ़ाई में फर्स्ट आता है कि नहीं आता, फेल होता है कि नहीं होता। आप सिर्फ एक काम के जरिए से उसकी मदद कर सकते हैं। जिस रिलेशनशिप के ब्रेक होने की वजह से वो ऐसा हुआ है, उस रिलेशनशिप को दोबारा रिस्टोर, दोबारा उसको ये साबित करें कि मैं तुमसे अनकंडीशनल प्यार करता हूं, दोबारा उसको इस बात पर कायल करें कि तुम कोई गलत काम करके भी आ जाओ तो मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठा दूंगा, दोबारा इस बात पर करें कि तुम जो कुछ भी हो तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी खातिर भी जानती हूं, और उसको अपने अमल से साबित करने की कोशिश। इस बात को मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 13 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा अगर ठीक हो सकता है तो वो सिर्फ तभी ठीक हो सकता है कि वो दोबारा आपसे मोहब्बत करने लग जाए, उसको दोबारा उसके दिल में आ जाए कि मेरा बाप तो, मेरी मां तो बहुत बड़ी औरत है, मेरा बाप तो बहुत अजीज है। अगर उसके दिल में यही होगा कि बाप तो भी फजूल घटिया इंसान है, वो आपकी बात कभी नहीं माने, वो रिटेलिएट करे, दोस्तों में बैठ के आपकी बुराइयां करे, और आप उसको जितना ज्यादा खींचते जाएंगे वो उतना और खींचता है। आपने वो देखा जो जादू होता है, जो सुबह वॉक करने वाले कुत्ते होते हैं, जिन्होंने रस्सी को खींचा वो होता है ना जोर से, वो तो और दूर भागेगा, जिन्होंने ढीली छोड़ी होती है वो भी जब जैसे लूट लूट करता पीछे पीछे आता है। इसलिए एडल्ट बच्चे अगर आपके ख्याल में बिगड़ गए हैं या उनके अंदर कुछ ऐसी बातें तो नहीं होने वाली, खुदा की अपने ज़हन से इस प्रेशर को निकाल दें कि मैंने इसको अच्छा इंसान बनाना है, उसको अच्छा इंसान बनाना है दिल के अंदर, लेकिन उसका जो तरीका हम
समझ रहे हैं कि इसको मैं सख्ती करूंगा, इसको और टिक करूंगा, देखो तो उसको मैं साबित करूंगा तुम झूठ बोलते हो, तो अभी पता करा के देखो तुम्हारी क्लास से मैंने पता किया तुम्हारे टीचर ने कहा तुम झूठ बोलते हो। ऐसा करने से उसकी सेल्फ एफिकेसी मजबूत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो आपसे और दूर है। उसका सिर्फ एक तरीका है कि उसके साथ दोबारा मोहब्बत कीजिए, दोबारा से उसको रिस्टोर कीजिए, और एक चीज और कीजिए, ये भी मैं आपको अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं। आपका बच्चा आपसे जितना मर्जी दूर चला जाए, आपकी दुआओं के हिसाब से दूर नहीं जा सकता। वो कभी भी आपसे इतना दूर नहीं हो सकता कि आपकी दुआओं के असर से वो निकल जाए। तो दुआ की ताकत को अंडरएस्टिमेट करें। अपने बच्चे से अनकंडीशनल मोहब्बत करें। उसकी जो बड़े बच्चे की बात कर रहा हूं, वो 13 वाला खत्म हो गया, 13 से बाद बड़े बच्चे की बात कर, उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करें, उसको ओन करें, अपने कंडक्ट से फिर यकीन दिलाएं कि मुझे तुमसे अनकंडीशनल मोहब्बत है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, कोई बात नहीं, तुम ना डॉक्टर बनना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कोई अच्छी सी दुकान खोल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तुम चाहिए। आप देखिएगा वही बच्चा आपको आके लिए कहेगा तो मुझसे बहुत अब वो आप फिक्र न करें, जो कुछ हुआ है आपको नहीं, अब उसको मैं कॉम्पनसेट कर दूँ। लेकिन अगर आप उसी तरह प्यार में रहे, वो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। ये कुछ गुजारिशात थी। इस वर्कशॉप को अमूमन हम 2 या 3 दिन में मुकम्मल करते हैं, और इतनी देर में मैं आउटलाइन आपको ये बता सकता था। अगर आप मुझे कहें कि इसका एक खुलासा बताएं, खुलासा ये है कि जो मेहनत आप अपने बच्चे पे कर रहे हैं, कम से कम उससे दुगनी मेहनत अपने ऊपर। जितना जितना आप बदलेंगे, उतने उतने आपके बच्चे बदलेंगे। तरबियत का काम एक ऐसा अजीब अनोखा मोजज़ा है कि मेहनत अपने ऊपर करें और नताइज दूसरों पर। आपकी अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात बहुत खराब है, आप अपने रवैये को चेंज करें और चेंजेस अपनी बीवी में देखना शुरू करें। आपके बच्चे आपके काबू से बाहर हुए हैं, आप मेहनत अपने ऊपर करना शुरू कर दें और तब्दीली अपने बच्चे को। आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके मुलाजिम आपका काम नहीं है, आप अपने अंदर तब्दीली लेके आए और चेंजेस लेके आए। और अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे, आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह, देखिए 3 करोड़ 75 लाख मौत का मैंने जिक्र किया था जिन तक हमने पहुंचे, उसमें से 3 मेरे घर से, एक मेरी बेटी और 2 मेरी बहू, उसमें 1-2 आपके घर में भी हो, किसी घर में ज्यादा हो, बस उन तक पहुंचे। और अपनी जिम्मेदारी की, मेरे जिम्मे यह है कि मैं अपनी और अपने 4 बच्चों की और अपनी अहलिया की जिम्मेदारी ले लूं। ये जो मेरे घर के 6 अफराद हैं, इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, ये वाकिरदार नहीं, इनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा के सकेगा कि ये शख्स गलत है। बस इतना सामने काम। अगर फर्ज करें हमारी औलाद, हमारे बीवी बच्चे भी हमारे काबू में नहीं आते, तो कम से कम मैं मिनिमम अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में खुद तो हूं। कम से कम मैं ये तो कहूं कि जावेद इकबाल के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, और जावेद इकबाल सबसे कम है। और अगर मैंने इस बात का दावा किया और ये दावा सही हुआ, तो पाकिस्तान की आबादी में से मैंने एक बदमाश कम कर दिया। और पाकिस्तान की आबादी से एक बदमाश का कम करना तो थोड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। तो मेहरबानी करके यहाँ से इस महफिल के खत्म होने पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आपका अपना एक वर्ल्ड व्यू है, तो जो आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, अगर आपके अंदर कोई खूबी थी तो यहाँ पहुंचे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो बातें मैंने की हूँ वो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे सुपीरियर बात है, ये जरूरी नहीं। लेकिन जो बातें मैंने की हैं, इनको आप अपने वर्ल्ड व्यू के साथ मैच करके प्लीज आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिएगा कि जो कि हमारे बिहेवियर में घर में रिफ्लेक्ट हो। एक बात अलबत्ता हम कर सकते हैं सारे, जो मैंने 5-6 दफा की, मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही है क्योंकि मेरा एक बेटा बैठा भी है इस कैफे में, वो इस बात की गवाही देगा। तो मैंने 1 से ज्यादा मर्तबा अपने बच्चों से माफी मांगी और बाकायदा हाथ जोड़कर
देर आंखों में आंसू लाके माफी मांगते कि तुम लोगों की तरबियत के सिलसिले में मुझसे गलती हुई, और जिन गलतियों का नतीजा आपको भी भुगतना पड़ा है, मुझे भी भुगतना। और ये जो स्टेप है, ये तो हम सारे कर सकते हैं। और इस पहले स्टेप के ऊपर 90, मेरे बच्चों ने जो कहा था, मुझे पता है आपके बच्चे भी होंगे, मेरे बच्चों ने आगे से कहा था, वो आप कैसे बात करते हैं, वो ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, अबू तो आप तो ऐसे नहीं कह रहे, आप तो हमारे लोग कह रहे। लेकिन मुझे अपने दिल में पता था जो मैंने, तो हमें मुझे भी पता है कि आप जब कहेंगे आपके बच्चे रोने लग जाएंगे, कहेंगे वो आपके क्यों कह रहे हैं, अभी आपके क्यों कह रहे हैं। लेकिन ये पहला स्टेप होगा उस रिलेशनशिप को डेवलप करने का, जो कि ब्रेक पॉइंट है। ये पहला स्टेप होगा, और उसके बाद फिर हम यकीन करें अल्लाह ताला की जितनी कुव्वतें हैं ना, वो सारी की सारी एब्सोल्यूट फॉर्म में मौजूद है। हम सबको पता है कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान में आकर कम से कम अल्लाह की जो एक सिफ्त है ना, वो जरा माज़अल्लाह वो वीक हो गई, वो है उसके रज़ाक होने की सिफ्त। पाकिस्तान में अलबत्ता रिज़्क़ के सिलसिले में 2 नंबरी करनी पड़ती है, उधर अल्लाह पाक की सिफ्त करनी चाहिए। तो हम इस शिर्क को अपने दिमाग से निकालें। आपका बेटा डॉक्टर बनेगा तो अच्छा राज़िक रिज़्क़ होगा, ये कहीं नहीं लिखा। हाँ, आपका बच्चा बाकिरदार हुआ तो फिर आपको और अपने आप को जन्नत में लेके जाने का फैसला, जो कि हमारी असल है। तो बस मैंने इतनी गुजारिश करनी थी, अगर इंतजामिया इजाजत दे तो 15-20 मिनट में कोई सवाल हो तो मैं हाथ जी, वो एक तो मुझे मिल गया, तो मैंने जिक्र कर दिया। वो उन्होंने कहा था कि असातिज़ा क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ, इस सवाल था कि जो असातिज़ा है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैंने उसके बारे में इशारा अर्ज किया था कि मेहरबानी करके असातिज़ा जो है वो ये ना देखें कि मेरी इस जॉब की वजह से मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह तो मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना सकता हूँ। मैं जब था ना, तो यहाँ दौलत गेट में एक स्कूल है जिसका नाम है अलमदार किंडरगार्टन। मैं स्कूल में पढ़ा था, हमें 1.5 साल पढ़ना था, 1.5 साल। उसके बाद मेरे वाले साहब का इस्लामाबाद ट्रांसफर हो गया। तो वहां स्कूल में जाए तो एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जिसके सामने कमरे और आगे एक ग्राउंड है। तो आधी छुट्टी में हम उस ग्राउंड में खेल रहे थे, तो निकल मैंने पहना, तो मैं भागता भागता गिरा और मेरा ये घुटना छिल गया। तो जो मेरी स्कूल टीचर थी उनका नाम था मिस फरत, लेकिन मुझे उनका चेहरा याद नहीं। मुझे नहीं पता वो जिंदा है इस दुनिया में है या चली, मुझे उनका चेहरा बिल्कुल याद नहीं, आवाज याद है उनकी। वो वहां से भागी भागी आई और मेरे पास आई तो यहां से खून निकल रहा था। उन्होंने एक तरफ अपना दुपट्टा उतारा और यूं करके फाड़ा और दुपट्टे की पट्टी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात को 60 साल 55 साल हो गए, मेरी कोई दुआ ऐसी नहीं होती जो मैं अपने वालिदैन के लिए करूं और मैं इस फर्क के लिए दूंगा। हालांकि मुझे पता नहीं है कि वो जिंदा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कहां, मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं। अल्लाह ताला ने टीचर को वो मौका दिया। खुदा के लिए जो यहाँ टीचर है अपने आप को सिर्फ तनख्वाह का मुलाजिम ना समझे। अल्लाह ताला ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि इस दुनिया से जाने से पहले हमने यहाँ एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करके जाना है कि हमारे आने से पहले जो दुनिया थी, दुनिया उससे बेहतर। तो इसलिए टीचर्स को ये जितनी बातें मैंने बताई ये सारी की सारी एक्चुअली आप उन पेरेंटिंग की गलतियों को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है टीचर्स। अब बताइए जो सवाल करें। जी सर, कोई मॉडरेट कर ले कि कौन पूछेगा। मतलब भाई आप जी। यूनिवर्सिटी के अंदर तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि वहाँ जो बच्चे आते हैं, जाहिर है कि वो भी एंड अबव होते हैं, तो वो बड़े बनाए आते हैं। तो हम जितना भी कोशिश करते हैं, इवन आप ये देख लीजिए कि हम सेक्रेटरिज्म में भी उनको दो नहीं मिलता, वो बने बनाए आते हैं जिसका। और जो बच्चे होते हैं हमारे, अब हमसे गलतियाँ हुई, हमसे तीर चले, डिसरिस्पेक्ट। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि रिलेशनशिप डिस्टॉर्ट भी हो चुका है। जो चीजें हम माँ बाप एक पेज पर नहीं होते, बच्चे को नहीं करते, लेकिन जिन चीजों पर हम एक पेज पर होते, बच्चे वो भी नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप है।
मैं एक एग्जांपल दूं कि लाइट ऑफ करना, ये ना मेरे बच्चे घर में करते हैं, ना मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में करते हैं। हालांकि मैं कहीं कोई लाइट मैंने ऑन देखी है तो मैं उसे ऑफ किया और लाइट कभी नहीं गई। इसमें हम दोनों ही पेश करें। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। अब मैं हमेशा से नमाज पढ़ती हूँ, अगर जब मेरे तीनों बच्चे छोटे होते हैं 1.5, 2, 3 साल के, वो मेरे पीछे पीछे खुद ब खुद पढ़ते हैं। लेकिन अब मेरी बेटी 16 की है, अब वो नहीं पढ़ती। अब मैं उसे कहती भी हूँ तो वो बड़ा इरिटेट होती है। तो जो चीज मेरे पैटर्न में हमेशा से थी, वो भी मेरे बच्चों में और मेरे स्टूडेंट्स में क्यों नहीं आई? शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि हम जब किसी की बात मानते हैं ना, तो इस बुनियाद पे नहीं मानते कि वो बात क्या है, हम इस बुनियाद पर मानते हैं कि वो कौन कह रहा है। अभी जब आ रहे थे तो मेरे बेटे ने बताया कि रोनाल्डो ने एक पेज बनाया है जो एक दिन में 10 लाख फॉलोअर उसके आ गए, और उसने उसमें 6 वीडियोस डाली, और जो बातें की हैं वही बातें की हैं। हम सबको इतबार के साथ रहना चाहिए, हम सबको कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, ये बातें बहुत सारे लोगों ने की। उसको 10 लाख लोगों ने क्यों देख लिया? क्योंकि उसके पीछे रोनाल्डो है, जिसकी एक पूरी जिंदगी है। अगर माँ बाप की बात देखें, एक लफ्ज है रिस्पेक्टेबल, ये लफ्ज जरा हम जब लिखे ना RESP तो रिस्पेक्ट के आगे डैश डाल, रिस्पेक्ट एबल, वो जिसकी रिस्पेक्ट की जा सकती हो। जब लोग हमारा कहना नहीं मान रहे होते, असल में वो हमें इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि इसका क्या बात के सही गलत होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अपने आप को उस दोबारा मुकाम पर लेकर आना इसी लेवल पे। और जो 16 साल का 18 साल का बच्चा आपका नमाज नहीं पढ़ रहा, अब मेहरबानी करके उसके लिए दुआ कीजिए। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, आप दुआ कीजिए खुलूस के साथ, उसको ताना मत दीजिए, उसको टोकिए, उसके सामने अपने अमल पर पक्के रहिए, और उसको जिताइए भी नहीं इस बात पर कि तुम तो गंदे हो, बत्ती बंद नहीं करते, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं हर जगह बत्ती बंद करती हूं। उसको जिताइए भी मत। और जब कोई बंदा आपकी बात नहीं मान रहा, उसका सिंपल मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात, कोई बंदा अगर मेरी बात नहीं मान रहा, उसका सिंपल मतलब ये है कि वो मुझे इस काबिल नहीं समझता कि इसकी बात ज्यादा बात बनवाने के लिए उस काबिल होने की जरूरत है। वो हमारी अपनी कैपेसिटी की डेफिशिएंसी है। अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए। वसाइल कभी भी प्रॉब्लम नहीं होते, आउटसाइड वर्ल्ड कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, इनसाइड वर्ल्ड एक प्रॉब्लम। तो हमें अपने ऊपर मेहनत की जरूरत है। मेहनत करने की कई टेक्निक्स हैं, वो इस वक्त नहीं है। 2 टेक्निक सिंपली मैं आपको बता देता हूं, जो मैं हम में से हर शख्स, जो बंदा भी इंप्रूव, प्लीज हाथ खड़ा करके अपने को बताएं, प्रूव करना चाहते हैं कि मैं जिंदगी में इंप्रूव करूं, जो मैं आपको उससे बेहतर हूं। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, उसकी 2 टेक्निक है, एक है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। वो आज से आप शुरू कर दें। इंटरनल टेक्निक है जिसको हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। रोजाना 20 मिनट निकालें, बेस्ट टाइम फजर की नमाज के बाद। ऐसे रोजाना को बैठ जाएं और सारे दिन पे गौर करें कि पिछले दिन में मैंने क्या किया, ये मुझे कहना चाहिए था। सिर्फ अपनी पूरी पिछले 24 घंटे को फास्ट रिमाइंड करें। ये जब मैं घर से निकला था तो मैंने ये बीवी को कहना चाहिए था, मुझे ये बेटे को ये कहना चाहिए था, ये मुझे ये करना चाहिए था, ये मुझे करना चाहिए था कि नहीं, ये मैं कैसे करता। अगर आप में से कुछ साइंस से ताल्लुक रखते हैं तो आप उसके ऊपर फिर लिखें गूगल पर गिब्स, GIBBS, गिब्स रिफ्लेक्टिव मॉडल। तो वो पूरी टेक्निक बता देता है, 9 स्टेप टेक्निक, क्या आपने करना है। लेकिन सिंपल ये है कि अपनी जिंदगी का इरादा करें। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसको खुद एहसाबी कहते हैं। तो अपने आप को देखिए, इस बात पर पक्के मत होइए कि जो मेरी आदत है वो तो मेरी ठीक की आदत है। दूसरी बात ये है, एक एक्सटर्नल टूल है, तो रोजाना 20 मिनट आप निकालना शुरू करते हैं, हफ्ते के बाद आपको मुझसे होने नजर आने शुरू हो जाएगी। और एक है एक्सटर्नल टेक्निक। एक्सटर्नल टेक्निक ये कि जो भी बंदा आपकी बारे में कोई गलत बात कहे तो आप उसको डिफेंड करने की कोशिश ना करिए। जावेद इकबाल, तुम तो बड़े कंजूस आदमी हो, तो मेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट ये होगी कि मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि मैं तो कंजूस नहीं हूं। तो लेकिन इसको आप रिवर्स कर दीजिए। आप कहें कि प्लीज आज शाम की चाय मेरे साथ पिए करें, मुझे एक्सप्लेन करें कि आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं कंजूस हूं, मुझे प्लीज बताएं। इसको हम कहते हैं
इसको टेक्निकली हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब दो बातें होंगी, हो सकता है वो शख्स आकर ये बात साबित कर दे कि आप कंजूस हैं, तो फटाफट अपने घर में जाइए, जो नया सूट आपने लेके रखा था वो उसको शुक्रिया के तौर पे गिफ्ट दें, उसे कहें आपका कितना एहसान है कि अगर आप ये मुझे ना बताते तो मैं तो सारी जिंदगी अपनी नामुसी करता रहता जो मैं पहले करता। और इसका एक दूसरा नतीजा हो सकता है कि गुफ्तगू में पता लगे कि नहीं उसको गलतफहमी हुई थी, आप तो कंजूस नहीं है। इन दोनों सूरतों में आपकी उस शख्स के साथ जबरदस्त किस्म की दोस्ती हो जाएगी और आपको एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिल जाएगा। और अगर किसी ने आपकी बुराई की और आपने उसको कन्फ्रंट किया तो इंशाल्लाह आपने एक दुश्मन का इजाफा कर। तो ये दो काम करना शुरू कर दे आज से। आज 24 तारीख है, 25 तारीख को आप बेहतर होंगे 24 से। जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे आज मैं वहां गया, मैंने ये बात की, अबू से ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, वाइफ से ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था, ये बेटे से ये कहना चाहिए था नहीं, ये मैं ना कहता तो अच्छा ना होता। ये ना आप ये एक्सरसाइज 20 मिनट करें, अब अगले दिन वही सर्कमस्टांसेस होगी, आप चुप कर जाएंगे, आप नहीं करेंगे। और इसकी सपोर्ट में मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूं। वो शख्स, ये बहुत रहमतुल लिल आलमीन कह रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज सुने, वो शख्स हलाक हो गया। आप तो वो रखते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन के मुंह से हलाक का लफ्ज निकले, इतनी सीरियस बात है। वो शख्स हलाक हो गया जिसका आने वाला कल उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर है। तो अगर जावेद इकबाल हफ्ते के दिन जो था, अगर इतवार को उससे बेहतर नहीं है तो वो हलाक हो। हलाक क्यों कहा? क्योंकि माजी तो डेड होता है। अगर आप वही हैं जो जुमे को थे और इतवार को भी आप वही हैं, तो यू आर डेड, बिकॉज यू आर इन अ डेड टाइम। हमने वो 9वीं जमात में पढ़ा था ना, एक होता है जानदार और बेजान चीजों में क्या फर्क है, आपने देखा ना, वो सांस लेती है, वो सांस लेती है, ठीक क्या था आपको, वो सांस लेता है, वो सांस लेता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, वो नहीं करता, वो क्यों करता। उसके एंड में एक बॉटम लाइन थी, वो ग्रो करता है, वो ग्रो नहीं करता। तो इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने रहमतुल आलमीन ने फरमाया ना कि वो हलाक हो गया जो इंप्रूव नहीं हुआ। साइंस ने तो बताया जो ग्रो नहीं कर रहा वो हलाक है, वो डेड है। तो हम मौत से बचें और अपने आप को, असल में ना हमारे नजदीक मौत हमारी फिजिकलिटी का खत्म होना है, जबकि वी आर नॉट फिजिकल बीइंग। हम समझते हैं वी आर फिजिकल बीइंग्स व्हिच हैव इंटेलेक्ट, व्हिच हैज इमोशनैलिटी, व्हिच हैज स्पिरिचुअलिटी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हु हैव इंटेलेक्ट, इमोशनैलिटी एंड फिजिकलिटी। हम एक रूहानी जिंदगी रखते हैं जिसकी एक शक्ल हमारा जिस्म है और उसकी जरूरियात है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुड पेरेंटिंग की एक एग्जांपल, कि जब मैं छोटा था तो जब मैंने मोटरसाइकिल चलानी शुरू की तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात कही कि बेटा वालिदैन की दुआएं 40 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चलती हैं, तो इससे तेज मत चलाना। तो मैं आज भी जब अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो मैं ये बात ध्यान में रखता हूँ कि 40 से ऊपर मेरे वालिदैन की दुआएं पीछे रहती। दूसरी बात उन्होंने मुझे सिखाई, वो उन्होंने मुझे कहा कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले किसी चीज के काबिल बनो फिर उस चीज की ख्वाहिश करना शुरू करो। तो ये उन्होंने मुझे बचपन में चीज बताई, मैं आज भी अपनी जिंदगी में इस रूल पे स्टैंड बाय करता हूँ, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। और तीसरी बात जिसमें मैं अपने वालिद साहब को मशकूर भी रहूंगा सारी जिंदगी, वो ये है कि उन्होंने मुझे हमेशा इस चीज की आजादी दी कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं। और डॉक्टर साहब जो आपने आज बातें बताई, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे वालिद साहब फर्स्ट टाइम मेरे साथ किसी इवेंट में इकट्ठे मेरे साथ आए और वो ये इवेंट था, और आपकी बातों से मुझे ये लगा आई शुड थैंक हिम फॉर एक्चुअली बीइंग दैट रोल मॉडल। बहुत शुक्रिया। एक बात जो मैंने आपको कहा था ना, अपने औलाद से माफी मांगे, एक बात और मैं बहुत जरूरी बताना भूल गया, वो ये है कि हमारे बुजुर्ग ने हमें ये बताया कि हम जिंदगी में एक दफा जरूर ये बात कहें कि ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन से मेरी तरबियत के सिलसिले में जो गलती हुई, ऐ अल्लाह तू उनको माफ कर दे। ये एक दफा हमारे ऊपर कहना फर्ज है। वो इसलिए कि अगर फर्ज करें हमारे वालिदैन से कोई कोताही हुई है तो एक्चुअली
वो अल्लाह के सामने जवाब देगा। तो हमें अपने वालिदैन के लिए भी ये दुआ करनी बहुत जरूरी है। तो ये भी बात है, बहुत अच्छी, आपने बहुत प्यारी बातें की। अस्सलाम वालेकुम, शुएब इकबाल मेरा नाम है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोबाइल यूज को किस तरह से खत्म किया जा सके। अब इस तरह से कंबाइंड फैमिली सिस्टम हो गया तो हम लफ्ज के हद तक तो कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब इस्तेमाल ही करना, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो बच्चे दूसरों को देखते हैं, फिर वो इस तरह से जो है किस तरह से इसको खत्म किया। शुक्रिया। मैं एक सवाल, आप शुएब आपके घर में छुरी है? जी बिल्कुल। क्यों है छुरी? छुरी तो बड़ी खतरनाक होती है, वो तो किसी के पेट में लग गया तो पता पड़ जाता है। उसका इस्तेमाल अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। शील रखिए। देखिए, आपके घर में छुरी है इसलिए कि उससे सेब काटना है, उससे आपने खीरा काटना है, डबल रोटी को काटना है। आप वो छुरी किसको देते हैं इस्तेमाल करने के लिए? अगर आपके छोटे 3 साल के बच्चे ने छुरी पकड़ ली तो क्या करते हैं? और इसके हाथ से ले लो छुरी, इसके हाथ से ले लो। तो किसको देते हैं? उसको देते हैं जो छुरी का सही इस्तेमाल जानता है। मोटरसाइकिल आपके घर के अंदर है, आप उसको देंगे जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप उसको देंगे जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, आप उसको देंगे जिसको मोटरसाइकिल चलाना आता हो, जिसको नहीं आता उसको मोटरसाइकिल नहीं देंगे। सेम रूल इज फॉर मोबाइल। मोबाइल के 2 इस्तेमाल है, और मोबाइल की हम बुराई ऐसे कर रहे हैं जैसे एक बहुत गलीज चीज होती है। ये बहुत जबरदस्त साइंस का मेडिकल, क्योंकि 2 इसके बहुत ऐसे इस्तेमाल है जिसकी वजह से इसकी पूरी दुनिया में इख्तिलाफ है। पहला है कम्युनिकेशन। अभी उन्होंने पूछा किधर पहुंचे, गांव पहुंचे, या पहले कभी ऐसे कहा होता था? कम्युनिकेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन। मैं ऑपरेट करता हूं ना, जैसे मरीज है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, मैंने दवाई पता नहीं प्रेगनेंसी में देनी, मैंने एकदम लिखा इस दवाई का नाम लिखा, प्रेगनेंसी फॉर्म आ गया कि देनी है कि नहीं देनी। तो ये 2 इस्तेमाल है इसके। ये जिस तरह छुरी घर के अंदर मौजूद है, लेकिन आप टॉयलेट में तो छुरी हाथ में नहीं लेके जाते, क्योंकि छुरी बड़ी जरूरी चीज है। छुरी टॉयलेट में तो नहीं लेके जाते ना हाथ के अंदर, नमाज पढ़ते वक्त यहां तो नहीं लगाई होती है आपको छुरी। हाँ, वो पड़ी होती है, जब सेब काटना होता है तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप उसको टॉयलेट में लेके जा रहे हैं और एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं तो आपको बेचैनी हो रही है मेरे साथ लेके जाना, तो इसका गलत इस्तेमाल है। फिर आपका बच्चा कर रहा है वो भी गलत इस्तेमाल है, आप कर रहे हैं तो फिर भी गलत इस्तेमाल है। तो बेसिक जब हमने जो 5 साल की वाली बात की है, उसमें अगर आप बच्चों को वैल्यू सिस्टम देंगे और इसका सही इस्तेमाल बताएंगे तो एक्चुअली 6 साल का बच्चा इसको नहीं देखेगा। मैं बड़े आजिज़ी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, मेरी एक पोती है, वो पाकिस्तान में नहीं रहती, बाहर रहती है, तो उसने इसका नाम रखा हुआ था नो। इसका नाम था नो। मुझे पता है कि अब उसकी उम्र 3 साढ़े 3 साल हुई है, वो कंट्रोल वे में माँ बाप उसको दिखाते हैं, लेकिन तकरीबन 3 साल की उम्र तक उसने स्क्रीन नहीं देखी। अगर कोई टीवी का मैच होता था तो वो दोनों बेटा और बहू जो है वो मैच नहीं देखते थे। वो कहते जब ये सो के दूसरे कमरे में चली जाएगी तो फिर टीवी में स्क्रीन नहीं लगती। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके नतीजे नजर आए हैं, उसके नतीजे नजर आए। उसका सिंपल तरीका ये है कि जो चीज आपके लिए, आप उसको अपने लिए मना करें ना। आप घर में टोपी लगा दें, मोबाइल मना किया, फिर बस आप अपने लिए मोबाइल को मना करें तो आप बच्चों को भी मना कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हल्का बाप में काफी सारे स्कूल टीचर्स हैं जिनसे मेरी गैर रस्मी गपशप होती रहती है। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था मार नहीं प्यार, तो उन टीचर्स की फीडबैक गैर रस्मी तौर पर ये आती है कि जब से ये टैग लगा है और हमने प्रैक्टिकली बच्चों को फिजिकली पनिश करना छोड़ा है तो उनमें बिगाड़ ज्यादा आ गया एज कम्पेयर टू जब हम उनको छोटी मोटी गलती पे एक आधा लगा दिया करते थे। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है कि अगर किस हद तक बच्चों को फिजिकली मारना चाहिए या बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, तो इसमें आप अपना इजाफा करें। 2 मिनट का सर, मैं पहले इसका एक दूसरे हिस्से का जवाब दे दूं। ये जो साहब आपके साथ बैठे हैं बाएं तरफ, अगर ये फौरन आपके मुंह पे एक थप्पड़ मार दें एक गलती पर, आप इसको कैसा देखें? मुझे बताइए। सारी जिंदगी इनको माफ करेंगे आप? आप जो इतने समझदार आदमी हैं, आप बर्दाश्त करेंगे कि कोई आपको थप्पड़ मारे? तो 3 साल का बच्चा, क्या इसलिए कि वो 3 साल का बच्चा है वो थप्पड़, उसको थप्पड़ मार देते? हमें हक, एक बड़े आदमी को हक है इस बात का, क्योंकि वो उससे 20 साल पहले पैदा हुआ, उसको थप्पड़ मार। आप दफ्तर के सबॉर्डिनेट है ना, आपके दफ्तर का सबॉर्डिनेट सही काम नहीं कर रहा है, एडल्ट है ना,
वो काम नहीं कर रहा। कभी आप अगर कोई बॉस अपने क्लर्क को थप्पड़ मार दे, उसको वो टॉलरेट करेगा? तो एडल्ट उसको टॉलरेट नहीं कर रहा, तो आप एक बच्चे से कैसे तवक्को रखते हैं कि थप्पड़ मारने से उसकी तरबियत हो जाएगी? एक बात। लिहाजा किसी उसूल के तौर पे ऊपर भी माप लें, किसी को थप्पड़ मारने की बिल्कुल इजाजत नहीं। दूसरा जो आखिर जो उनकी जो फीडबैक है वो जेन्युइन फीडबैक है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आधे फिक्रे पर अमल किया है, मार नहीं ये किया उन्होंने। आगे क्या था? प्यार की डेफिनेशन उनको पता नहीं, उन्होंने प्यार किया ही नहीं उनके साथ। तो जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह में से कहेंगे ला इलाहा मबूद तो है ही नहीं, आप क्या बन जाएंगे? काफिर बन जाएंगे सर, काफिर। इल्लल्लाह कहेंगे तो फिर मुसलमान बनेंगे। तो इसलिए इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने आधी डेफिनेशन पर अमल किया, पूरी डेफिनेशन पर अमल नहीं किया। प्यार की इसलिए क्या जरूरी है? टीचर्स की फैकल्टी डेवलपमेंट जरूरी है। मेरे बस में होना तो माशरे में सबसे ज्यादा तनख्वाह जो है वो प्राइमरी स्कूल टीचर की, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रिविलेज प्राइमरी स्कूल का टीचर। जैसे दुनिया में है, कभी आप फिनलैंड जाएं या नॉर्वे जाएं और किसी को बताएं आप प्राइमरी स्कूल टीचर, लोग खड़े हो जाएंगे। प्राइमरी स्कूल टीचर को प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं कहते, उसका एक और नाम रखा है उन्होंने, नेशन बिल्डर। क्योंकि बिल्डिंग होती 5 साल। हमारे बेचारे इंडियन से आदमी जो है बेचारा बिल्कुल जो प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है, वो बेचारे की क्या एजुकेशन होती है? उसके लिए कोई प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ाए होते किसी से। तो इसलिए ये बात सर, इसको किसी तौर पर ये फीडबैक जो है ना, ये जेन्युइन साइंटिफिक फीडबैक है, ऐसा हो ही नहीं। सर आप अपने ऊपर देख लें, थप्पड़ तो दूर की बात है, बस में कोई किसी को कंधा मार दे, कंधा क्यों मारा? मुझे कंधा क्यों मारा? आपने देखिए क्यों करते हो? अन्ना हो गया, आपने कंधा मारा तो कैसे मारा? यानी एडल्ट अपने लिए ये म्यार रखता है कि मुझे वो कंधा नहीं मार सकता, और बच्चे की पिटाई करने को तैयार है इस बात पर कि नहीं मैंने इसकी तरबियत करनी है। ऐसी कभी भी तरबियत नहीं होती है। एक सिंपल बात है, ये तो हमने अहादीस से सुनी है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है और दुनिया में नहीं आया होता तो 2 बातों का फैसला हो जाता है। एक तो ये है कि वो कहां फौत होगा और कब फौत, अभी वो पैदा नहीं हुआ, और दूसरा उसको कितना रिस्क मिलेगा। और हमारा बहुत प्यारा दोस्त है साहिल, वो ये कहता है कि जब आप बहुत हाथ पैर मारते हैं ना, तो वो ऐसे ही होता है जैसे पानी की टैंकी में एक ही बजाय 4 टूटियां लगा देते हैं। तो पानी तो उतना ही होगा जो उस टैंकी के अंदर मौजूद होगा, जो अल्लाह ताला ने आपको। फिर ये सवाल आता है कि फिर मेहनत क्यों करें? अगर लिखा हुआ रिस्क तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? उसका बहुत जबरदस्त जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा डायग्रामेटिकली दिया। मैंने बुजुर्गों से सुना, उन्होंने पूछा कि जब सारा रिस्क लिखा हुआ तो फिर क्या है? तो आपने एक दायरा लगाया और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा रिस्क है वो इस दायरे से बाहर नहीं है, मगर इस दायरे के अंदर जो कुछ है उसको हासिल करने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। ये बात बड़ी साइंटिफिक है। सर बड़ी खुशी, आज से पहले हम औलाद के फराइज और वालिदैन को सुनते थे, आज औलाद और वालिदैन के फराइज आपने बताए। मेरे से क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में गुज़श्ता सालों में बढ़ती जा रही है। मेरी अपनी 2 सिस्टर डॉक्टर हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब औरत जॉब करती है, वो घर से बाहर रहती है, मर्द भी बाहर रहता है घर से बाहर, तो उस चैलेंज को कैसे फेस किया जाए? और बाद में औरत की जरूरत नहीं भी है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन वो अपनी विलिंगनेस से जो है मैं खिलाफ नहीं हूं एम्पावरमेंट के, लेकिन इसको कैसे जो है वो देखा जाए। और दूसरा सर ये कि मैं जेनेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी ट्रेड है वो जीन्स प्लस एनवायरनमेंट से डेवलप होती है। अब बच्चा जब तक घर में है आप उसे अच्छी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, बच्चे ने बाहर निकलना है, उसका एनवायरनमेंट हर 2 साल बाद 3 साल बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अब्रॉड कुछ चेंज होता रहता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि शुरू में बच्चा बहुत अच्छा स्टडी चल रहा है और अचानक जैसे मैंने बात की थी कि उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाए, उसको हम अनलर्न कैसे कर सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी है? 2-3 बातें आपने की। पहले मैं आखिरी बात का जवाब देता हूं। देखिए अगर 5 साल की उम्र में ना फाउंडेशन सही बन जाए तो जो पीयर प्रेशर है उसको हैंडल करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। उन्होंने ये कहा कि देखिए जो इन्होंने ये सवाल किया कि बच्चा जब बाहर जाए तो बाहर का माहौल जो है वो घर में जितना मर्जी आप रखिए पाक साफ माहौल तो बाहर क्या होगा। ये बहुत वैलिड सवाल है। मैं अभी 10 दिन पहले अमेरिका में था और हर महफिल में ये सवाल मुझसे पूछा गया। देखिए यही बात कही जा रही है कि बाहर बारिश हो रही है, उस बारिश को आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपके बच्चे ने बाहर जाना है, बारिश तो नहीं रुकेगी, उसको एक अच्छा सा रेनकोट लेके दे,
करना है, ये एक्चुअली उसको रेनकोट देने वाली है। जब आपने उसके अंदर वाई क्रिएट की हुई है, उसके अंदर वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, उसको पता है कि मैं इस बात से, मेरे अब्बा भी इस बात से बड़े नहीं है कि अब्बा के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे अब्बा इस बात में बड़े हैं कि मेरे अब्बा की कही हुई बात को कोई टालता नहीं है, इसलिए कि मेरे अब्बा दुनिया के ईमानदार तरीन इंसान शख्स हैं, तो फिर बाहर का प्रेशर उसको कुछ नहीं करेगा। तो उसका तरीका तो वही है कि यहां से बुनियाद अच्छी बात है तो कुछ नहीं। दूसरी आपने जेनेटिक्स वाली बात की, उस सिलसिले में मैं बहुत स्ट्रांगली आपसे रिकमेंड करूंगा कि एक साहब है जिनका नाम ब्रूस लिप्टन है, और उनकी एक किताब है जिसका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीव्स, और वो आप ही की तरह जेनेटिक्स के प्रोफेसर थे येल यूनिवर्सिटी में। उनकी ऑडियो बुक भी मौजूद है, लंबी सी है, मगर मैंने पूरी इस्लामाबाद से आता हुआ तो पूरी सुनी है। उन्होंने ये बात साबित की है कि जीनोटाइप वो होता है जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है। जैसे मेरी जीनोटाइप में होगी मेरी आंखों का रंग नीला है, लेकिन नीला होगा कि नहीं होगा उसको कहते हैं फिनोटाइप। उन्होंने ये साबित किया है सेलुलर लेवल पर कि जीनोटाइप जो कुछ भी हो, अगर आप आउटर एनवायरनमेंट चेंज कर दें तो फिनोटाइप डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसलिए ये थ्योरी है कि नेचर और नर्चर के दरमियान क्या बहस है, अब ये तकरीबन सॉर्ट आउट हो गया है कि इट इज बेसिकली नर्चर। तो लिहाजा वो जेनेटिक वाली बात के लिए तो आप जरूर उसको पढ़िएगा। आप कोई बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता, कोई बाय बर्थ क्रिमिनल नहीं होता। हाँ, उसके अंदर एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मौजूद है तो फिनोटाइप उसको चेंज कर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज रसीला था, मगर वो ही चैनलाइज हो गया, तो वो वही रसीला मिजाज के आजिज़ी के साथ वो रसीला मिजाज कहां इस्तेमाल। हज़रत अबू बकर के अंदर हलीमी थी, तो उनकी वो हलीमी कायम रही जो उनके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी, लेकिन वो दोनों के जो चैनल हुए वो दोनों सही रास्ते पे चैनल। जो आपका पहला सवाल है ना कि जी दोनों मियां बीवी में काम करना तो क्या करें, उनके लिए सिंपल तरीका है कि बच्चे मत करें, एज सिंपल है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरा कैरियर मेरे लिए अहम है, तो प्लीज आप आने वाले लोगों पर जुल्म ना करें। दुनिया में कछुए की नस्ल नापैद हो रही है, तितलियां नापैद हो रही हैं, और जंगली गेंडे नापैद हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए, उस नस्ल को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मगर इंसान बहुत ज्यादा है, अगर एक के घर में 4 बच्चे नहीं भी पैदा होंगे तो इंसान की नस्ल नापैद नहीं। तो ये इतनी सीरियस बात है कि अगर माँ कहती है मैं भी टाइम देने को तैयार नहीं हूं, बाप भी कहता है मैं टाइम देने को तैयार नहीं हूं, तो मेहरबानी करके बच्चे ना पैदा करें। आप एक शख्स को उस दुनिया में ला के, एक पौधा घर में लगा के उसको धूप में रखना चाहते हैं, एक तोता खरीद के उसको पिंजरे में डाल के उसको खाना नहीं देना चाहते हैं, उसको धूप में रखना चाहते हैं, तो आप तोता ना खरीदें, उसको हवा में उड़ने दें। तो ये तो इसका तो यही है, इसका देयर इज नो अदर चॉइस, देयर इज नो अदर चॉइस। यू 5 साल के बच्चे का हक है कि उसकी पेरेंटिंग, उसके पेरेंट्स में से कोई उसके साथ, अगर उसको अपना कैरियर बनाना है तो उनको एक बच्चा ना पैदा करे, बस उससे कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई फर्ज तो नहीं है बच्चे पैदा करने। एक बात। दूसरा, आपने जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, इसकी डेफिनेशन को भी समझना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं औरत कमाने लग जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट हो गई। वुमेन एम्पावरमेंट का एक मतलब है बस कि घर के फैसलों में औरत की कितनी अहमियत है, उसकी अपनी शादी के फैसले में उसकी कितनी अहमियत है, घर की जायदाद में से जो उसको हिस्सा देना है मेरा है कि नहीं मिला। जब घर में एक डिस्कशन हो रही है तो उस डिस्कशन में वो औरत एक चुप किस्म की, एक पैसिव सी है कि जो जिसने घर के मर्द ने कह दिया उसने बस ही कर लेना है, या वो अपनी राय दे सकती है। इसका नाम वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि औरत मर्दों की तरह नजर आनी शुरू हो जाए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि औरत को मजीद औरत होना चाहिए। औरत होना तो मामूली बात है, मर्द कभी मुकाबला ही नहीं कर सकता उन सिफात का जो अल्लाह ताला ने औरत को दी। हाँ, उसकी ड्यूटी एक अलग लगाई हुई है। अगर आप घर के अंदर बंदूक देते चौकीदार को, तो क्या चौकीदार घर के मालिक से सुपीरियर बन जाता है? अगर मर्द को यह कहा गया है कि तुम घर के वो हो, वाली हो, तो उसकी फिजिकल की वजह से, उसके एक्सपोजर की वजह से उसको रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, तो सुपीरियर तो नहीं करार दिया गया। और जो कुर्बानी, जो इसार, जो मोहब्बत, जो एडवर्सिटी औरत कोशेंट औरत के अंदर होता है, मर्द तो सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। तो औरत की एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि औरत जो है वो आधे कपड़े पहनना शुरू कर दे और औरत मर्दों की तरह बात करना शुरू कर दे। औरत की एम्पावरमेंट का मतलब है कि जो नजाकत अल्लाह ने दी है वो उसके अंदर पहले से भी ज्यादा हो जाए, और दूसरा ये है कि घर के फैसलों में उसका अमल दखल हो और उसको उसी तरह जायदाद में हिस्सा दिया जाए जैसे सबको दिया जाता है। इसका नाम होता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वुमेन एम्पावर्ड थी,
हजरत खदीजा फैसले करती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में इकोनॉमिक्स के लिए जो मुशीर थी वो एक खातून साहबिया थी जो फाइनेंशियल मैटर्स में मशवरे दिया करती थी। उनके जमाने में नर्सिंग का काम और ये जो जंगों के जमाने में औरतें एम्पावर्ड थी, वो साथ जाती थी, करती थी। मोटिवेशन स्पीकर औरतें थी, वो करती थी, जंगों में पीछे से बैठ के रस्म पढ़ती थी, मोटिवेट करती थी। तो ये है मेरे ख्याल में सर, सिर्फ ये कि औरत नौकरी करती है इसका मतलब एम्पावर्ड है, ये औरत की एम्पावरमेंट की मुकम्मल डेफिनेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और भी सवाल होंगे, बातें होंगी, लेकिन ये कि अगर मैंने सब बातें बता दी तो फिर मुझे आइंदा बुलाएंगे नहीं।